नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियां अपनी बिसात बिछाना शुरू कर चुकी हैं। चाहे बीजेपी हो, सपा हो या फिर बसपा हो, सभी जीत का दावा कर रही है। लेकिन यूपी की जनता किसे चुनेगी, ये तो विधानसभा चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। चुनाव में भी बीजेपी अव्वल रहे, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। यूपी में बीजेपी की जीत का खाका तैयार करने के लिए यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान अपनी टीम के साथ बुधवार को लखनऊ जाएंगे। आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान यूपी की चुनावी टीम की घोषणा होने के बाद मुहूर्त की जगह रिजल्ट पर ज्यादा फोकस करते हुए पितृपक्ष में चुनावी अभियान शुरू करने जा रहे हैं। और कई राज्यों में चुनाव के रणनीतिकार रहे अनुभवी धर्मेंद्र प्रधान ने पहले दौरे से पहले होमवर्क तो कर लिया है, लेकिन सबसे पहले वो यहां का फीडबैक लेंगे। इस दौरान वो ये समझने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा समय के सियासी समीकरण क्या हैं, 2017 के चुनावी रिजल्ट में किन फैक्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और ऐसे में खासतौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी महामंत्रियों और सरकार के मंत्रियों से वो जातीय समीकरण और नए मुद्दों की जानकारी लेंगे। और उनके साथ सह प्रभारी के तौर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम, शोभा, अन्नपूर्णा देवी और राज्यसभा सांसद सदस्य सरोज पांडे और विवेक ठाकुर, साथ ही हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी होंगे। अब सवाल है कि धर्मेंद्र प्रधान का मास्टर प्लान वोटरों को क्या अपनी ओर खींचेगा। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। खास पैनल जुड़ रहा है हमारे साथ, उनसे तारुफ करवाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान का मास्टर प्लान वोटरों का खींचेगा ध्यान। चुनाव की राह कौन किसे करेगा गुमराह। धर्मेंद्र के साथ अनुराग, बीजेपी की तैयारियों को मिलेगी धार। धर्मेंद्र का मंथन, जनता का कितना मिलेगा समर्थन। विपक्षियों के तीखे वार, चुनावी रणनीति से पलटवार। 2022 की बिछी विसात, कौन देगा किसको मात। तो ये कई सवाल धर्मेंद्र प्रधान का ये जो मास्टर प्लान है, क्या वाकई में वोटरों को अपनी ओर खींच पाएगा। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। कपिल श्रीवास्तव सपा प्रवक्ता जुड़ गए हैं, डॉक्टर डीएस मिश्रा बीएसपी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं और बीजेपी प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह भी जुड़ेंगे हमारे साथ। सबसे पहला रुख करेंगे हम कपिश जी का। कपिश जी, बीजेपी की तरफ से तैयारियां की जा रही, तैयारियां तो हर दल की तरफ से की जा रही हैं। जहां अब धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से अगर हम बात कर रहे हैं तो उनकी तरफ से जो ये फैक्ट तैयार किया जा रहा है, अगर हम बात करें जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की, तो हर दल अपनी कोशिश कर रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप इस बात को लेकर? देखिए, जब कोई विधानसभा या संसद चुनाव या नगर निकाय के चुनाव आसन्न होते हैं तो सभी पार्टियों की अपनी कुछ नीतियां होती हैं, उस पर वो काम करते हैं और सभी दल करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात की सच्चाई है कि जब उसके पास अपने जमीनी स्तर के नेता होते हैं तो उसका विकास करना, उसका काम करना सुलभ हो जाता है। उसका काम करना सुलभ हो जाता है। और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत मजबूत संगठन के साथ इस इलेक्शन में है। और हमारे द्वारा भी वर्तमान समय में पहले तो हमने अपने संगठन को बहुत मजबूत करने का काम किया और आज भी लोगों को जोड़ते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमने चौपाल कार्यक्रम लगाए शुरुआत में। इसके साथ साथ कोविड काल के दौरान हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर के उन्होंने अपनी तरफ से समाजवादी रसोइया का जो कार्यक्रम था वो चलाया, मेडिसिन बांटी। और अब देखिए तो कई तरह के सम्मेलन, चाहे वो प्रबुद्ध वर्ग का हो, चाहे वर्ग का हो, चाहे पिछड़े वर्ग का सम्मेलन हो, वो सारी चीजें चल रही थी। इसी के साथ हम लोगों ने जन आक्रोश यात्रा का भी प्रारंभ किया और जगह जगह हम लोगों ने छोटी छोटी स्तरों पर जगह जगह हम लोगों ने रैलियां की। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि अभी हम लोगों ने एक किसान नौजवान
पटेल यात्रा का आयोजन किया है, जिसपे हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेश पटेल जी जो है वो एक यात्रा के दौरान वो एक एक जिलों में और एक एक तहसीलों में जा रहे हैं और वहां भव्य रूप से उनका स्वागत हमारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ हमारे प्रदेश की जनता भी कर रही है और बहुत ज्यादा भीड़ भी उमड़ रही है, उनको सुन भी रही है। हम लोग अपने पूर्ववर्ती किए गए समाजवादी पार्टी के विकास कार्यों को लेकर के जा रहे हैं और ये हम लोग बता भी रहे हैं कि इन्होंने जो भी काम किए वो हमारे ही शिलान्यास का शिलान्यास किया, हमारे ही उद्घाटन का उद्घाटन किया। इनका कोई अपना कोई विजन ही नहीं था जिसको लेकर के ये आए हों और जिसका शिलान्यास भी किए हों और लोकार्पण भी कर दिए, उद्घाटन कर दिए हों। इन्होंने कोई भी काम उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट के नाम पर नहीं दिया, ये सिफर रहे। न या उद्योग धंधे नहीं लगा पाए। 4 लाख करोड़ का जो AMU सिग्नेचर किया था उसको 1 रुपए भी धरती पर नहीं उतार पाए। लेकिन इज ऑन डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर आ गया। भाई मैं ये कह रहा हूं, पहले तो इनके प्रवक्ताओं को ये बताना चाहिए प्रदेश की जनता को कि भ्रम क्यों पैदा करते हैं। इज ऑन डूइंग बिजनेस की परिभाषा क्या है, क्या चीज है ये? जब आपके यहाँ कोई उद्योग आए नहीं, आपने उद्योगों से प्रदेश का कोई निर्माण नहीं किया, लोगों को जो है वो रोजगार नहीं प्रदान किए, तो इज ऑन डूइंग बिजनेस को आप गिनाते हैं तो कम से कम बता दीजिए कि सिंगल विंडो सिस्टम है साहब। हमने बिजनेस लगाने के लिए कुछ सरलीकरण किए हैं लेकिन बावजूद उसके कोई उद्योग लगाने नहीं आया। ये आप क्यों नहीं कहते हैं कि 186 सुझावों में से केंद्र की 182 हमने मांग लिया, इसलिए आप उन राज्यों में दूसरे नंबर पे आते हैं, लेकिन इससे उद्योग तो नहीं आया। कोरोना काल में तमाम चीन से उद्योग निकले और वो बांग्लादेश चले गए, हमारे भारत नहीं आ पाए, तो उत्तर प्रदेश कहां से आएंगे? तो ये सारी चीजें हैं। अब कोई भी प्रधान साहब आवें या मोदी जी खुद आवें, गली गली पे जाएं, पर्चे बांटें कि उन्होंने क्या विकास काम किया, तो उससे देश को प्रदेश को गुमराह नहीं कर सकते, क्योंकि पर्चे से विकास नहीं होता है। अगर आपने विकास किया होता तो वो दिखाई देता, और अगर दिखता तो आपको गली कूचे में मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं। आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर DS का रुख कर लेते हैं, बसपा प्रवक्ता डॉक्टर DS, क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनावी तैयारी करना निश्चित तौर पर बीजेपी अपने हिसाब से कर रही है और उनको करना भी चाहिए, इसलिए कि सबसे बड़ी चीज तो ये है कि सभी दल कर रहे हैं, कोई ऐसा बीजेपी के लिए वो नहीं है। लेकिन ये PK वाली स्टाइल में प्रधान जी को लाए हैं। मुझे लगता है कि जिसको प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का, जो उड़ीसा से आ रहे हैं और इसके पहले हमारे यहाँ पे राधा मोहन सिंह को इन्होंने ऑलरेडी एक प्रभारी बना के भेजा है, तो ये प्रभारी के ऊपर प्रभारी हैं या उनके ये आभारी हैं? कौन एक दूसरे का तोड़ होगा, कौन क्या रणनीति करेंगे? इनके साथ 5-6 जो सह प्रभारी लगाए गए हैं, उसमें भी कोई मध्य प्रदेश, कोई छत्तीसगढ़, एक बिहार के, एक उड़ीसा के, एक हिमाचल, मतलब अलग अलग प्रदेशों के, जहां के वोटरों को, जहां की भौगोलिक स्थिति को, जहां के सामाजिक स्थिति को या राजनीतिक स्थिति को, इनमें एक भी ऐसा नहीं है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखता हो सकता है कि ये PK वाली स्टाइल में आकर के कोई रणनीति बनाए। लेकिन आखिर आप बताओ कि जिसका कोई लेना देना नहीं है इन प्रदेशों से, इन यहाँ के लोगों की वो नहीं जानते हैं, इन्होंने वहां से ले आए हैं आपके अन्नपूर्णा देवी को, वो अन्नपूर्णा देवी यादव जी हैं। अब वहाँ झारखंड का यहाँ का कितना अंतर है, किन यादव वोटों को ये काटने के लिए कहीं पे SC का, सब ये जातीय समीकरणों को तोड़ मरोड़ करके इन्होंने एक फिट कर रखा है, जिसको ये मना करते हैं कि हम जातीय तौर पर हम कोई चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये उन्हीं के संगठन को सेट करने के लिए या उस तरह के लोगों को यहाँ पर उन लोगों को वहाँ जोड़ करके चुनाव लड़ने की एक प्रक्रिया है इनकी। मेरा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन आखिर ये बाहरी आयातित, जैसे ही अभी तो पश्चिम बंगाल में भी हुआ, पूरा देश इस तरह से चुनाव वहाँ लड़ रहा था, परिणाम सामने है। निश्चित तौर पर इसमें ये बात सिद्ध करती है कि प्रदेश के जो नेता हैं राघवेंद्र सिंह जी भी हमारे वो अपने को कहीं न कहीं अक्षम पा रहे हैं। उन्हीं से जान लेते हैं ये जो तथ्य आप दोनों ही प्रवक्ताओं ने रखे हैं, कपिश जी ने भी रखा, आपने भी रखा, आप राघवेंद्र जी से ही जान लेते हैं। राघवेंद्र जी, आपने सुन लिया होगा हमारे दोनों प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं, आपकी राय? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक तरीका होता है, हमारे यहाँ चिरंतन बिल्कुल लगातार संगठनात्मक गतिविधियां चलती रहती है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय राजनीतिक दल है तो उस तरीके से काम करने का तरीका भी उसी तरीके से होता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रदेशों में बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं,
उनका हम लोग भी लाभ लेने का पूरा प्रयास करते हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन या आम आदमी पार्टी या अन्य राजनीतिक दल इस विषय को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो ये क्षेत्रीय दल है। क्षेत्रीय दल के अब उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई है। एक परिवार के राजनीतिक दल है, इनके सामने समस्या भी रहती है। भाई किसको चुनाव प्रचार करने भेजे, किसको प्रभारी बनाए, किसको संयोजक बनाए। कुल जमा एक या दो लोग इनके पार्टी में होते हैं, उन्हीं को चाहे उठा के इधर रख लो, चाहे उठा के उधर रख लो, चाहे उनसे चुनाव लड़वा लो, चाहे संगठनात्मक गतिविधियां करवा लो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा लो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष बनवा लो, चाहे उनसे चुनाव लड़वा लो। इनके सामने समस्या रहती है। हम समझते हैं कभी किसी की प्रॉब्लम, ये लोग कभी संगठनात्मक गतिविधियों में कभी भी इनकी सहभागिता नहीं रहती है। हम लोग चाहे राजनीतिक गतिविधियां हो, चाहे सामाजिक गतिविधियां हो, चाहे भी संगठनात्मक गतिविधियां हो, हम लोग पूरे तेवर और पूरी ऊर्जा के साथ उसमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं। हमारे यहाँ लगातार 6 महीने में संगठन की एक बैठक होती है, जैसे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्तर से कोई एक व्यक्ति आता है और पूरे उस प्रदेश में जहां पर ये बैठक हो रही है उसको बिल्कुल विचार विमर्श किया जाता है, विचार मंथन किया जाता है। जहाँ कमजोरियां होती हैं वहाँ उसको दूर की जाती है, जहाँ हमको उसको और बेहतर करने की स्थिति में होता है उसको करने का प्रयास करते हैं। देखिए, आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस विषय को लेकर के भी जो आज बैठक हो रही है उसमें चर्चा होगी, लेकिन उससे जो हट के जो चर्चा होनी है, अभी चुनाव दूर है। हम लोग जो विभिन्न ठीक है, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। लगातार जो विधानसभा चुनावों को लेकर हम तैयारियां देख रहे हैं, हर दल की तरफ से अपनी ही कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से जनता को अपनी ओर आकर्षित करें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है और सीधा एक बार फिर से रुख करेंगे हम राघवेंद्र जी का। राघवेंद्र जी, धर्मेंद्र प्रधान एक बहुत ही अनुभवी रणनीतिकार रहे हैं और ऐसे में वो पहले से दौरे कर रहे हैं। और अगर हम बात करें इस अभियान की, तो जिस तरह से हर दल कोशिश तो कर रहा है कि वोटर्स को अपनी तरफ खींचे, लेकिन अगर हम इस अभियान के खाकी की बात कर लें या फिर उस रणनीति की बात कर लें जिसको लेकर धर्मेंद्र प्रधान आगे बढ़ रहे हैं, क्या ध्यान को आकर्षित कर पाएंगे लोगों के? भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाला राजनीतिक दल है। हम लोग चुनाव के मौसम में निकलने वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है, मात्र सुशासन और विकास के एजेंडे पर हम चुनाव लड़ेंगे। ये जो आज जो बैठक हो रही है, ये विशुद्ध रूप से संगठनात्मक बैठक है। इसमें कोई राजनीतिक चर्चा भी नहीं होनी है। मैंने पूर्व में कहा, अभी हमारे विधानसभा चुनाव काफी दूर है। हम लोग लगातार इस विषय में अनुभवी राजनीतिक दल है। हर महीने है या हर वर्ष कोई एक दो प्रदेशों में हमारे चुनाव चलते रहते हैं, तो इस विषय में हम लोग एकदम से उद्वेलित नहीं होते हैं। हम लोगों को पता है किस समय क्या कदम उठाना है। संगठनात्मक चर्चा होने जा रही है और संगठनात्मक चर्चा हो रही है। किस प्रकार से हमारे सम्मेलन चल रहे हैं। लौटेंगे आपके पास राघवेंद्र जी। इस बीच अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते थे। अपनी नीतियों को, कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का जो काम किया है, उत्तर प्रदेश का जो विकास किया है, उस पर मोहर 2022 में कमल के फूल पर यहाँ की जनता लगाएगी और भाजपा को पहले से ज्यादा सीटें जिताएगी। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया, लेकिन सर अखिलेश यादव दावा हम 400 सीट पाएंगे, तो फिर स्थान कहाँ रहता दूसरा? दावे तो बहुत सारे 2014, 2019 में भी किए गए, दावे धराशायी हो गए। दावे 2017 में भी किए गए, कहीं दिखे नहीं। 2022 में भी आएंगे तो जनता विकास का साथ देगी, सुशासन का, जो भाजपा का नाम है, शासन और विकास। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी मिलेंगे सर। तो अनुराग ठाकुर को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि जनता सिर्फ विकास का साथ देगी और जो दावे किए जाते हैं, खोखले दावे धाराशायी हो जाते हैं, यानी कि विकास को लेकर पार्टी आगे चल रही है, उनका कहना। हम राघवेंद्र जी से सवाल ले रहे थे। राघवेंद्र जी, आपका जवाब रह गया था, वो पूरा करें। देखिए, धर्मेंद्र जी ने जिस तरह पिछली किया है, निश्चित रूप से उसको मैं आगे बढ़ाने का काम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सुशासन और विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी, चाहे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल किसी तरीके का काम कर ले, चाहे गोल टोपी लगा ले, चाहे लंबी टोपी लगा ले, चाहे रोजा इफ्तार कर ले या नवदुर्गों में जाते भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे विमुख होने वाली नहीं है। हमने 4.5 वर्षों में जो उत्तर प्रदेश में काम किया है, उसके सामने रख करके, इस प्रकार से हमने उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की अराजकता समाप्त की है, उसको सामने रख के, जिस प्रकार से हमने कोरोना काल में पूरे हम लोगों ने उससे निपटा है, कोरोना से, संक्रमण से, उसको सामने रख के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में विभिन्न सर्वे आ रहे हैं, विभिन्न सर्वे के आधार पर भी इस तरफ हम लोगों की निगाहें जा रही हैं और सर्वे में भी स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है
कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पिछले 4.5 वर्षों में हमने उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख से ऊपर सरकारी नौकरियां देने का काम किया। चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, इन दोनों ने अपने दोनों कार्यकाल में पिछले 2 कार्यकाल अगर जोड़ दे इतनी सरकारी नौकरियां देने का काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने ओपीओपी के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया, जिसमें कि बेरोजगारों को रोजगार मिला। उत्तर प्रदेश में 17 मेडिकल कॉलेज मात्र अभी तक थे, आजादी से लेकर के अभी तक 32 सरकारी मेडिकल कॉलेज और पीपी वार्डों से हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सरकार ने मान लखनऊ में कुछ किलोमीटर मेट्रो चला करके अपने पीठ तक दबाने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश 10 जिलों में मेट्रो चलाने का काम कर रही है। इस बीच आपने कपिश जी का ये उनका ये बयान तो सुन ही लिया होगा। उन्होंने कहा शिलान्यास को लेकर और जो योजनाओं को लेकर उन्होंने बात कही। फिलहाल कपिश जी से हम और भी बातें कर लेते हैं। कपिश जी, जिस तरह से मेट्रो को लेकर राघवेंद्र जी बात रख रहे हैं, विकास को लेकर, वाकई में ये तो सच है कि जनता विकास देखती है और जो पार्टी विकास करेगी, आज की जनता बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। उन्हें किसी को नीचा दिखाते हुए किसी पार्टी अगर नीचा किसी को दिखा रही है तो वो उस चीज को नहीं देखेगी, विकास देखेगी। तो ऐसे में जनता पर पूरा भरोसा है, वो अपने स्मार्टनेस का पूरा फायदा उठाएगी। लेकिन जो तैयारियां देखी जा रही हैं, जो दावे किए जा रहे हैं हर दल की तरफ से, अभी फिलहाल सपा को लेकर हम बात करेंगे। देखिए कोमल जी, बहुत स्पष्ट सी बात है कि हमारे मित्र ने जितनी भी बातें कही उनमें एक भी तथ्य सही नहीं रखा उन्होंने, और ये प्रदेश की जनता देख रही है। लखनऊ में जो भी लोग रह रहे होंगे और हमारे मित्र को सुन रहे होंगे, वो इन पर हंस रहे होंगे। आपने एक स्टेशन नया बना दिया हो तो मुझे बता दीजिए। अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो खुद मुझे बताइए, इंजीनियरिंग गेट से आपने कितने आगे स्टेशन बना दिए, और आपने जहां एयरपोर्ट के पास से शुरुआत हो रही है उससे आगे कौन सा स्टेशन बना दिया आपने। अगर हमने एक नोएडा में भी दिया मेट्रो, तो उसके अलावा आपने कौन सी मेट्रो दे दी भाई? कानपुर में आप दे नहीं पाए, गोरखपुर में 3 बार डीपीआर बनवाए आप, और 3 बार डीपीआर में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा कर दिया, और अभी आपको हरी झंडी तक नहीं मिली, क्योंकि उसके लिए झंडी लेनी पड़ती है भैया। जब हरी झंडी हो जाएगी तभी शुरू होता है काम। तो आप गुमराह कर रहे हैं। आपने कहा कि हमारी कल्पना थी कि हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे हर जिले के अंदर। हमें बताइए ना कि कहां है, आपने पैसा किसका काट दिया है? तो इनका कोई अपना एक सपना नहीं। अभी हाँ, ये जरूर कहना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया कपिश जी, आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जोड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो चुनावी बसात बिछ चुकी है। मिशन 2022 कौन फतेह करेगा ये वक्त बताएगा, क्योंकि मतदान में जनता किस तरह से अपने विचार, अपने स्मार्टनेस का उपयोग करेगी ये नतीजे बताएंगे। क्योंकि हर दल अपनी तैयारी कर रहा है, हर दल दावे रख रहा है कि जो विकास है वो हमारे द्वारा किया जाएगा। फिर चाहे सपा हो, बसपा हो, बीजेपी तो अपनी तैयारी कर ही रही है और सरकार में विकास भी किया जा रहा है। लेकिन नतीजे आने पर पता चलेगा कि जनता ने आखिर किसका साथ दिया है। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.